हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीजीएल 2022 के 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर पोल विच इंड्यूसेस टेक्टोनिक्स इन सराउंडिंग एटॉम, प्रोड्यूसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेपरेट एंड ऑपरेट्स ओनली एट लो रेंज 500 पिकोमीटर। तो फ्रेंड्स, उस फोर्स का नाम बताना है जो कि प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फोर्स द्वारा। और कैसा फोर्स प्रोड्यूस करता है? ये अट्रैक्टिव करता है लेकिन बहुत वीक करता है। लो रेंज का मतलब बहुत वीक फोर्स ये प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है फ्रेंड्स? ऐसा ये फोर्स है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स का नाम लंदन डिस्पर्सन फोर्स ही क्यों पड़ा। क्योंकि लंदन डिस्पर्सन फोर्स जो हैं एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंदन, उनके द्वारा इस फोर्स के बारे में बताया गया। लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या है फ्रेंड्स? पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था फ्रिट्ज लंदन से पहले कि जितना भी मॉलिक्यूल है वो जो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वो जो है या नहीं तो पोलरिटी के कारण, मतलब या नहीं तो डायपोल है वो, या सेकेंड उसमें चार्ज है, यानी तो चार्ज के कारण बनाए हुए हैं या नहीं तो पोलरिटी के कारण बनाए हुए हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था। तो इसके अकॉर्डिंग जितना भी पोलर मॉलिक्यूल है या फिर चार्ज मॉलिक्यूल है वही क्या बनाएगा? वही बॉन्ड बनाएगा, वही सॉलिड स्टेट में रहेगा या नहीं तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। क्योंकि गैस स्टेज में जो है बॉन्ड वीक होता है, वो वही या तो सॉलिड में रहेगा या तो लिक्विड में रहेगा। लेकिन जब फ्रिट्ज लंदन ने बेंजीन को C6 जिसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन फ्रेंड्स एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो है लिक्विड स्टेट में है, मतलब बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी एक ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जिसके कारण से वो उसका बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस फोर्स का ही नाम दिया इसने लंदन डिस्पर्सन फोर्स, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मौजूद होता है। तो अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि ऐसा एक बेंजीन है, तो ऐसा और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम CCl4 कहते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है इक्वेटोरियल फोर्स। तो इक्वेटर फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ इक्वेटर है, यहाँ पोल है। फ्रेंड्स, कहाँ पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रेंड्स सबसे कम होता है इक्वेटर पे 9.8 होता है, और सबसे ज़्यादा होता है पोल पे कितना होता है? G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का वेट अगर इक्वेटर पे 70 kg है तो पोल पे कितना हो जाएगा? उसका वेट मास 80 kg हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक होता है फ्रेंड्स इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है मेटल में पाया जाता है या नॉन मेटल में पाया जाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है फ्रेंड्स ये नॉन मेटल में पाया जाता है। एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है फ्रेंड्स वो वीक फोर्स होता है। वहीं जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ये जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है किस में पाया जाता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है मेटल में पाया जाता है।
तभी तो मेटल इतना स्ट्रोंग होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक साइड तो हाइड्रोजन रहेगा और दूसरे साइड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अभी 3 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो है फ्रेंड्स, उसका याद रखने का ट्रिक है, बस आपको फोन याद करना है, FON। अभी फ्रेंड्स अर्थ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा O4। O मीन्स ऑक्सीजन। उसके बाद ये है नाइट्रोजन। मतलब जब हाइड्रोजन इस तीनों के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसको ही कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं, H जो है F के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो होता है HF, उसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, ये F हुआ, ये O हुआ। O के साथ जो बनाएगा इसको कहेंगे हम H2O, जो कि वाटर है। आप जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वाटर का। तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, तो इसको कहेंगे हम NH3 कहेंगे। तो फ्रेंड्स यही है। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं बाइपोलर फोर्स के बारे में। ये क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल जो कि दोनों क्या है, पोलर है, पोलैरिटी के कारण दोनों बॉन्ड बनाए, तो इसको कहेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल। ये तो स्ट्रॉन्ग होगा, ये सॉलिड में पाया जाएगा या नहीं तो लिक्विड में पाया जाएगा। तो ये सिंपल है फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे 27th क्वेश्चन को। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ? तो क्रस्ट का थिकनेस क्या होता है ये हमको बताना है। जैसा कि अर्थ का फ्रेंड हम अपर वाला पार्ट लेते हैं, हेमिस्फीयर पार्ट लेते हैं। क्रस्ट का, अर्थ का फ्रेंड्स अपर पार्ट। सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स ये डिस्कस कर लेते हैं, रेडियस ऑफ आवर अर्थ कितना है। ये है फ्रेंड्स 6400 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है। उसका फ्रेंड्स अपर पार्ट जो कि 30 किलोमीटर का है। ये जो 30 किलोमीटर का है फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। उसके बाद क्रस्ट में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है सियाल। सियाल को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। सियाल SI फॉर सिलिकॉन एंड AL फॉर एल्युमिनियम। तो क्रस्ट में हमको सिलिकॉन एल्युमिनियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है मेंटल। मेंटल में क्या होता है, मेंटल में 2 लेयर होता है फ्रेंड्स। अपर लेयर को बोलते हैं हम अपर मेंटल और लोअर लेयर को बोलते हैं लोअर मेंटल। upper layer of mantle is known as asthenosphere, while तो ये जैसा कि मेरा क्या हुआ, मेंटल हुआ। तो अपर लेयर को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। और ये नीचे जो है हमारा लोअर मेंटल हुआ, लोअर मेंटल। इसका जो डेप्थ है ये कितना है फ्रेंड्स, मेंटल का डेप्थ जो है ये हमको है 2900 किलोमीटर।
ये 2900 इतना किलोमीटर है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन SiO, ये मेंटल में पाया जाता है। SiO सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सबसे लास्ट है हमारा फ्रेंड्स जो कि कोर में, वो है हमारा कोर। ये है कोर। कोर का भी फ्रेंड्स दो पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स जो कि अर्थ का है, अर्थ का एकदम बीच सेंटर का पार्ट है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। वहीं ये वाला पार्ट अपर कोर का पार्ट जो है फ्रेंड्स लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका फ्रेंड्स डेप्थ कितना है कोर वाले पार्ट का, कोर वाले पार्ट का फ्रेंड्स डेप्थ है 3400 किलोमीटर, मतलब 3400 किलोमीटर ये डेप्थ है। इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, इसमें नाइफ पाया जाता है। नाइफ मतलब निकेल एंड फेरस, मतलब निकेल एंड आयरन, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है, इसका थिकनेस क्या होता है, सॉरी थिकनेस क्या होता है। ये जो होता है फ्रेंड्स 30 किलोमीटर होता है। हमने क्लियर देख लिया। तो इसका इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 28 क्वेश्चन को। इसमें क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कार्बन ट्राइक्लोराइड, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड दियर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट। के वैद्यनाथन, ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, यहाँ पे सितार दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वायोलिन से। के वैद्यनाथन, वायोलिन इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हमारा पंडित राम नारायण सारंगी राइट है, उस्ताद विलायत खान सितार राइट है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। फ्रेंड्स तुम लोगों को देख लेना है। और अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन को। द अप्रोप्रिएशन बिल 2022 वाज पास इन द लोकसभा ऑन डैश। ये बिल कब पास किया गया लोकसभा से, ये बिल पास किया गया अप्रोप्रिएशन बिल 10 मई 2022 को। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 31st क्वेश्चन को। इसमें हमको व्हाट डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन द MRTP एक्ट 1969। MRTP एक्ट का सबसे पहले फ्रेंड हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। एम फॉर मोनोपोलीज, एंड restrictive ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये होता है MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो ये 1969 में पास किया गया था। तो इसमें क्या बताना था फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बताना था एम का क्या मतलब होता है। एम का मतलब होता है मोनोपोलीज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स ये ईयर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में जो है हमारे कंट्री में इसरो की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। तो इसका हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है, ये है एस सोमनाथ। ओके अब हम डिस्कस करते हैं 32nd क्वेश्चन को। द कॉमनवेल्थ गेम्स 2019 वेयर हेल्ड एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। कॉमनवेल्थ गेम 2019 का जो है फ्रेंड्स ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे
33rd क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मार्क द 100 डे काउंट डाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये जो है फ्रेंड्स, इसको कहेंगे हम योगा महोत्सव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स, हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब से मनाना स्टार्ट किया गया? ये किया गया 2015 से। उसका फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये हमारे कंट्री के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा वहाँ यूएन में इसको प्रपोज किया गया था कि हम लोग मनाएंगे। तो उसके बाद से ये फ्रेंड्स 2015 से ये मनाना स्टार्ट हो गया। और फ्रेंड्स, ये पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये मनाया जाता है। अभी फ्रेंड्स 2022 का थीम ऑफ योगा डे क्या है? ये थीम है फ्रेंड्स योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2022 थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये हमने देख लिया। अब फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं 34th क्वेश्चन को। इसमें क्या है? Who among the following launched the scheme श्रेष्ठ for residential education students in high school in targeted areas? तो किसने जो है लॉन्च किया है श्रेष्ठ स्कीम को, ताकि रेजिडेंशियल एजुकेशन के लिए? तो ये किया है फ्रेंड्स, जो हमारे कंट्री के प्रेजेंट टाइम में कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ये है फ्रेंड्स अभी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम श्रेष्ठ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स स्कीम। स्कीम लगा दें, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स फॉर से स्टार्ट करें। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ये होता है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 35th क्वेश्चन को। इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी डैश ईयर। तो सेंसस कितने साल पे होता है फ्रेंड्स? हर 10 साल पे होता है। तो 10th ईयर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसा कि फ्रेंड्स पहला इंडिया का पहला जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, पहला पूर्ण, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ये हुआ था फ्रेंड्स 1881 में। 1881 में हुआ था। और इस टाइम में हमारे कंट्री में वाइसराय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपोन। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें हमारे कंट्री में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, ये कब आया था फ्रेंड्स? फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमको? 1881 में। और इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपोन थे। तो दोनों केस में हमारा 1881 आएगा, सिंक्रोनस के केस में और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस के केस में। अब फ्रेंड्स एक ऐसा है, अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ जाए कि सेंसस
सेंसस फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको फ्रेंड्स 1872 टिक करना है। द सेंसस वाज फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्टेड इन, ये कब किया गया था 1872 में। और इस टाइम में हमारे कंट्री में गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड मेयो। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में। फादर ऑफ इंडियन सेंसस, ये है फ्रेंड्स हेनरी वाल्टर। इंडियन सेंसस कौन है, हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये रेज होता है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर 2011 इंडियन सेंसस, ये कौन थे, CM चंद्रा मौली। तो इसको हम सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर 2011 इंडियन सेंसस, इंडियन सेंसस, ये कौन है, CM चंद्रा मौली। CM चंद्रा मौली। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन एक ये अराइज होता है, अभी जो है 2000 का जो 11 का जो सेंसस था ये कौन सा एडिशन का था, ये 15th एडिशन का था। और आज़ादी के बाद ये कौन सा एडिशन का था, ये आज़ादी के बाद 7th एडिशन का था। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 36 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट इज टेकन, तो किस लैंग्वेज से मैन्युस्क्रिप्ट को लिया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है फ्रेंड, इसका मीनिंग जान लेते हैं। मैनु स्टैंड्स फॉर हैंड, हैंड होता है, और स्क्रिप्ट स्टैंड फॉर टू राइट, तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हुआ हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट। तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि हिस्टोरिकल होता है। और फ्रेंड्स मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ये लिया गया है फ्रेंड्स लैटिन लैंग्वेज से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं प्राकृत लैंग्वेज जो है, प्राकृत लैंग्वेज ये किसके द्वारा अपने फॉलोवर्स को टीच करने के लिए ये यूज़ किया गया। प्राकृत लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स, ये वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के थे, वर्धमान महावीर, इनके द्वारा प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। अब फ्रेंड्स बौद्ध धर्म भी थे उस टाइम में, तो बौद्ध धर्म द्वारा कौन सा लैंग्वेज को यूज़ किया गया, मतलब गौतम बुद्ध द्वारा कौन सा लैंग्वेज, गौतम बुद्ध ये अपने फॉलोवर्स को जो पढ़ाते थे वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे, पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे। पाली इज द राइट आंसर फॉर गौतम बुद्धा एंड प्राकृत इज फॉर वर्धमान महावीर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 37th क्वेश्चन को। इसमें है व्हेन द रिवर इंटर्स द प्लेन्स it starts flowing in a meandering path. These bands of the river are called dash.
मिंडरिंग मतलब हुआ फ्रेंड्स सांप के तरह घूमना, सांप के तरह बहना। फ्रेंड्स ये वर्ड नदी के केस में यूज किया जाता है जब नदी जैसे पहाड़ से निकली नदी, जैसे मान लिया कि ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली, अगर नदी निकलने के बाद ऐसे निकली, अगर ऐसे अगर घूम रही है फ्रेंड्स, नदी का ऐसा टेढ़ मतलब सांप की तरह अगर है उसका पाथ, तो इसी सांप के पाथ को ही हम कहेंगे कि ये जो है क्या है, इसको कहेंगे हम मिंडरिंग पाथ, और मिंडरिंग पाथ को ही हम कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन इसको हम टिक करते हैं। एम्बैंकमेंट यह है सांप से रिलेटेड नहीं। प्लेन ऑफ फ्लड यह है सांप से रिलेटेड है नहीं है। विसर्प फ्रेंड्स सांप को हम सर्प कहते हैं, सर्प से बना है विसर्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विसर्प। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे पाथ में जो सांप के पाथ में मतलब मेंडरिंग पाथ में जो नदी जाती है बहती है उसको हम विसर्प कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 38 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग becomes the first district in India to cover 100% households under the ABPM जय सेहत स्कीम। तो कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100% हाउस मतलब प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ फ्रेंड्स ABPM जय सेहत स्कीम का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब होता है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, P स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, सेहत तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये अभी प्राप्त किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोल रहा था कि प्राप्त किया है 100% हाउस होल्ड, ये किया है जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये कब से स्टार्ट किया गया, ये कब लॉन्च किया गया। ये किया गया फ्रेंड्स 2020 से, 2020 से ये स्टार्ट किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे 39 क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ स्यूडोकोइलोमेट। ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। तो ये जो है कौन स्यूडोकोइलोमेट से बिलोंग नहीं करता है। स्कॉर्पियन ये किससे बिलोंग करता है फ्रेंड्स, स्कॉर्पियन जो है अराक्निडा से बिलोंग करता है, अराक्निडा क्लास से ये बिलोंग करता है। अस्कैरिस वुचेरेरिया एंसेलोस्टोमा ये तीनों जो है फ्रेंड्स स्यूडोकोइलोमेट से बिलोंग करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि अरेक्निडा से बिलोंग करता है। अब फ्रेंड्स हम प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट, प्लांट किंगडम में फ्रेंड्स 10 कैटेगरीज है जिसमें कुछ एक दो इम्पोर्टेंट हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है फ्रेंड्स वो है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होल होता है, ये वाले ऑर्गेनिज्म में होल पाया जाता है। तो इसमें इस कैटेगरी का एग्जाम्पल कौन होता है फ्रेंड्स, स्पॉन्ज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम सिनिडारिया सेकंड है प्लांट किंगडम का। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये एक्वाटिक होता है, मतलब ये पानी में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा है, जेलीफिश है।
और है फ्रेंड्स मोलस्का। मोलस्का के अंदर मोलस्का, इसके अंदर फ्रेंड्स स्नेल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल किस कैटेगरी के अंदर आता है एनिमल किंगडम में? ये मोलस्का के अंदर आता है। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन। Who among the following introduced the objective resolution which was later adopted as the preamble to the Constitution of India? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया जिसको बाद में एज ए प्रीम्बल एक्सेप्ट किया गया? ये है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे कंट्री के फर्स्ट पीएम थे, इनके द्वारा पास किया गया था। ओके, अब फ्रेंड्स प्रीम्बल फ्रेंड्स किस कंट्री से हमारे कंट्री में बोरो किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स यूएसए से। यहाँ फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये कब पास किया गया था? ये किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ये 1947 में अडॉप्ट किया गया था फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स हम उसके बाद फ्रेंड्स यूएसए फ्रेंड्स एक और चीज़ अडॉप्ट किया गया है, वो क्या है? यूएसए से बोरो किया गया है प्रीम्बल के अलावा, वो है हमारे कंट्री के फंडामेंटल राइट। तो ये भी फंडामेंटल राइट, ये भी यूएसए से हमने बोरो किया है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 41st क्वेश्चन को। इसमें क्या है? हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड? हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया किस स्टेट में जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है नागालैंड में। ओके, और ये जो मनाया जाता है किस मंथ में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम। ये मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। तो ये हमने कितने दिन के लिए मनाया? ये हमने 10 डेज के लिए मनाया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 42nd क्वेश्चन को। 42nd क्वेश्चन में क्या है हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द इंग्लिश कंपनी इन द बैटल ऑफ, यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे रॉन्ग है, पी यहाँ पे आप दे सकते हैं, प्लासी है ये। 1757 में प्लासी का ही युद्ध हमारे कंट्री में लड़ा गया था। अब फ्रेंड्स ये हम जान लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी सब जो कि 1757 में हुआ था, ये किस नदी के किनारे हुआ था? सबसे पहले ये जान लेते हैं प्लासी है कहाँ। प्लासी जो है फ्रेंड्स ये वेस्ट बंगाल में है, और ये एक जगह है जो कि हुगली रिवर के किनारे है ये। ओके, अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन ये जान लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था इंग्लिश कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ लखनऊ एंड मुगल रूलर, इन सब के बीच लड़ा गया था। तो अगर ऐसा करें फ्रेंड्स तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो फॉट किए थे उसका हम नाम लिखते हैं। मतलब बैटल ऑफ प्लासी जो है रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लिश ईस्ट इंडिया के कंपनी से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और इंडिया की तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला।
सेकंड थे मीर जाफर। थर्ड थे थर्ड और जो भी नवाब सब थे वही थे फ्रेंड्स, नवाब। नवाब जैसा कि ये सिराजुद्दौला जो थे फ्रेंड्स, ये बंगाल के नवाब थे। और भी साइड में जो और सब भी नवाब जो थे, जैसे कि लखनऊ के नवाब थे, वो सारे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और मुग़ल रूलर भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स ये जो लड़ा गया फ्रेंड्स, इसमें जीत किसकी हुई? बैटल ऑफ प्लासी। इसमें जीत रॉबर्ट क्लाइव मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। ये जीत गए, ये वॉन, रॉबर्ट क्लाइव वॉन। इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ था, इसका जितने कारण फ्रेंड्स क्या था, इसका रॉबर्ट क्लाइव का जितने कारण ये था कि इन्होंने जो है, ये सिराजुद्दौला जो थे फ्रेंड्स, इसके कमांडर इन चीफ थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र इसके कमांडर इन चीफ थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये मीर जाफ़र को कुछ लोभ दे दिया था कि आपको जो है, आप जो है हमको हराने में हेल्प करें, हम आपको जो है इंडिया का जो है मतलब बंगाल का जो है हम आपको किंग बना देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा मीर जाफ़र को कहा, बंगाल किंग बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को, जैसा कि जब युद्ध हो रहा था फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, तो सिराजुद्दौला जो है युद्ध को जीत लेते हैं। उसके बाद जो है मीर जाफ़र उसको कहते हैं सिराजुद्दौला को, आप चले जाएं, अब तो हम लोग 99% तो जीत ही चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स सिराजुद्दौला चले गए मीर जाफ़र के कहने पर। बाद में मीर जाफ़र ने खुद को सरेंडर कर दिया और अपने सैनिकों को भी बोला सरेंडर कर देने, क्योंकि वो पहले से ही, क्योंकि उसको राजा बनना था। तो उसके बाद फ्रेंड्स सिराजुद्दौला के जाने के बाद सारा जो सब जो है सरेंडर कर दिया मीर जाफ़र ने। उसके बाद जो है ये घोषित हो गया कि जो है रॉबर्ट क्लाइव मतलब इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स ये होने के बाद मीर जाफ़र को जो है राजा बना दिया गया और बाद में मीर जाफ़र ने दीवानी राइट दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे जो है, उसके बाद मीर जाफ़र के बाद फ्रेंड्स मीर कासिम आया, वो भी बहुत सारे राइट देते गए ब्रिटिशर्स को और वो सब मिसयूज करते रहे। और वहीं पे फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ये जो राइट जो दे रहे हैं, ये जो है ब्रिटिशर्स जो मिसयूज कर रहे हैं, ये जो है हमारे कंट्री का ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। तो यही है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं 43rd क्वेश्चन को। इसमें क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए डैश। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं, इसको शॉर्ट में फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं। ये किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स? ये आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक है। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है फ्रेंड्स? कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ओके, कैग का जो फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, रिमूवल कैसे होता है? कैग का रिमूवल जो होता है, रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, जैसा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं। इम्पीचमेंट कैग का जो है सैलरी किस फंड से मिलता है? सीएफएस से मिलता है या फिर सीएफआई से मिलता है? ये जो इसका सैलरी जो है फ्रेंड्स मिलता है, वो मिलता है सीएफआई से, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
अब अभी फ्रेंड्स कैग का जो है, कैग का हम काम के बारे में जान लेते हैं। कैग हमारे कंट्री में क्या काम करता है। इसका काम फ्रेंड्स ऑडिटिंग का है। कैग का वर्क जो है टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में कैग जो होते हैं फ्रेंड्स वो एक सिंगल मेंबर बॉडी हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कैग ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के कौन हैं? ये हैं जीसी मुर्मू, और ये सिंगल मेंबर बॉडी होते हैं। तो ये हमने देख लिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 44th क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डांस है ये हमको बताना है। बुया, यस फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन राइट है। बुया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का डांस है। नेक्स्ट डांस का बारे में भी हम फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। पनवरिया कहाँ का है? बिहार का है। धामन, धामन कहाँ का डांस है? धामन जो है पंजाब का डांस है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं 45th क्वेश्चन को। तो इसमें जो है हमको बताना है, लोकेशन बताना है। ये इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसका लोकेशन बताना है। बाल्को, बाल्को का सबसे पहले फ्रेंड हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। बाल्को का फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी एलटीडी लिमिटेड। तो बाल्को का जो है लोकेशन जो है फ्रेंड्स वो जो है कोरबा है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स IISCO। IISCO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो IISCO इसका फ्रेंड्स अभी रिलेटेड लोकेशन, मतलब इसका कहाँ है लोकेशन? तो इसका है बर्नपुर में। ओके, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। और फ्रेंड्स कोरबा की बात करें तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें NFL। NFL का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है? NFL का फुल फॉर्म होता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, LTD लिख देते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? NFL का हेडक्वार्टर है भटिंडा। भटिंडा कहाँ पे है? पंजाब में है। और हमारा सबसे लास्ट है ICF। ICF का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसको हम ऊपर लिखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। और चेन्नई कहाँ की कैपिटल है? ये तमिलनाडु की है।
चलिए फ्रेंड हम देखते हैं कौन सा जो है ऑप्शन राइट है। बालको कोरबा 1 का सी, 1 का सी है, 2 का 4 का बी। यस फ्रेंड, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 का सी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 46 क्वेश्चन को। चलिए इसमें क्या है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। हमारे एटमोस्फियर में हम लोग सभी जानते हैं 21% ऑक्सीजन है, ये राइट है। 78% क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। और 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और 0.93 ये क्या है, आर्गन है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे 47th क्वेश्चन को। इन विच सीजन इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। सरहुल जो है फ्रेंड फेस्टिवल है झारखंड को 21 मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये स्प्रिंग सीजन में किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करें सरहुल फेस्टिवल की, तो ये जो है कितना दिन का ये फेस्टिवल है फ्रेंड्स, ये जो है 3 डे, 3 दिन का ये फेस्टिवल है। ये किस मंथ में मनाया जाता है, ये चैत्र, हिंदू कैलेंडर के चैत्र मंथ में मनाते हैं हम। चैत्र अप्रैल मंथ में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 48। तो इसमें क्या है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जान लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जिसमें न ही क्या हो, न ही हम कोई एसेट बना रहे हो और न ही हम लोग कोई लिएबिलिटी को हमने रिड्यूस कर रहे हों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज neither create an asset उसके बाद अगर नोर रिड्यूस एनी लिएबिलिटी। नहीं हम कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में न ही हम कोई एसेट को बना रहे होते हैं, न ही हम कोई लिएबिलिटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो होता है तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट जो है सैलरी देती है एम्प्लॉय को या फिर पेंशन देती है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये किस कैटेगरी में आता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अगर हम पेमेंट ऑफ सैलरी की बात करें, पेमेंट ऑफ सैलरी या पेमेंट ऑफ पेंशन की बात करें, सैलरी यहीं पे हम पेंशन को, अगर फ्रेंड्स किसी को, अगर एम्प्लॉय को फ्रेंड्स गवर्नमेंट अगर पेंशन दे रही है, क्या इसमें गवर्नमेंट कोई एसेट बना रही है? नहीं बना रही है। तो ये जो है फ्रेंड्स, तो पेंशन के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और क्या इसमें लिएबिलिटी जो है रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है रिडक्शन लिएबिलिटी का। तो सैलरी और पेंशन जो है फ्रेंड्स ये रेवेन्यू कैटेगरी में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर बात करें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो उसमें क्या होता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर either create an asset or reduction in liabilities. Either create an asset, reduction in liabilities. कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि या नहीं तो एसेट बन रहा होता है, एसेट की प्राप्ति होती है, या नहीं तो लिएबिलिटी में क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसा कि फ्रेंड्स अगर जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो है, अगर मेट्रो बनेगा फ्रेंड्स तो मेट्रो स्टेशन बनने पर क्या होगा, तो हमारे कंट्री में वो एज ए एसेट, एक एसेट बनेगा। तो एसेट जैसे ही बना तो ये हमारा किस एक्सपेंडिचर में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और फ्रेंड्स इसमें रिडक्शन इन लिएबिलिटीज़ ये भी हो रहा है। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर बात करें फ्रेंड्स हम प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब आइदर वो नैदर एसेट बनेगा नॉर ही वो रिडक्शन होगा लिएबिलिटी में। तो प्लान पे बेस्ड है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किससे रिलेटेड है, 5 ईयर प्लान, यस सैलरी एंड पेंशन। सैलरी एंड पेंशन से तो फ्रेंड्स कौन सा रिलेटेड है, इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर ये प्लान पे बेस्ड जो है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स, ये प्लान पे बेस्ड होता है। तो इस कारण से हमारा जो है केवल 1 जो है राइट है और ये हमारा 2 जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ओनली 1, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स तो हमने ऑप्शन ए को देख लिया, ये राइट है हमारा प्लान पे बेस्ड। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 49th क्वेश्चन को। हरिहरा एंड बुक्का एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन कर्नाटका एंड एस्टैब्लिश्ड द कैपिटल सिटी विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश इन 1336। तो एक विजयनगर अंपायर था फ्रेंड्स, कहाँ पे था, कर्नाटक में था 1336 में। विजयनगर किंगडम, ये कब से कब तक चला, मतलब 1336 से लेके ये चला आपको 1615 ईस्वी तक। एडी है फ्रेंड्स, एडी है दोनों। तो विजयनगर किंगडम ओके, तो इतना साल तक चला 1336 से लेके 1615 तक। तो इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ये किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये जो है फ्रेंड्स विजयनगर किंगडम ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम विजयनगर अंपायर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विजयनगर अंपायर का जो है फ्रेंड्स फाउंडर कौन था, हरिहरा एंड बुक्का, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसको याद रखने का फ्रेंड्स ट्रिक है, वो आपको रखना है याद सस्ता।
SSTA। सस्ता मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि पहला जो किंगडम था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछें विजयनगर किंगडम का जो है फाउंडर कौन सा डायनेस्टी था, इसमें हमको आंसर करना है फ्रेंड्स संगम डायनेस्टी आंसर करना है। यहाँ S4 स्टैंड फॉर संगम डायनेस्टी एंड सेकेंड S जो है ये स्टैंड करता है सलुवा डायनेस्टी के लिए। सलुवा DIN मतलब डायनेस्टी समझना है फ्रेंड्स। थर्ड हमारा T मतलब हुआ तुलुवा डायनेस्टी, DY मतलब डायनेस्टी। और फोर्थ है हमारा फ्रेंड्स अराविडू डायनेस्टी। A स्टैंड्स फॉर अराविडू। अराविडू डायनेस्टी। तो अगर पूछें विजयनगर किंगडम का सबसे पहला कौन था, संगम डायनेस्टी था पहला डायनेस्टी। सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन था, अराविडू डायनेस्टी। और विजयनगर अंपायर का जो है विजयनगर अंपायर का लास्ट रूलर कौन था फ्रेंड्स, सबसे लास्ट रूलर जो था वो था रामा राया। रामा राया, रामा राया। रामा राया इसको फ्रेंड्स किसके द्वारा हराया गया, इसको बैटल ऑफ तालीकोटा एक बैटल हुआ था फ्रेंड्स। विजयनगर अंपायर का सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा फ्रेंड्स किस ईयर हुआ था, 1565 में हुआ था। ये जो है ये हुआ था रामा राया वर्सेस कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा एंड बिडार। यहाँ को जो फ्रेंड्स ये चारों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिडार इसके जो कंबाइंड आर्मी थे, इन्होंने युद्ध लड़ा था रामा राया के खिलाफ। और इसमें जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत जो है इसकी हुई थी कंबाइंड आर्मी ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड बिडार। कब कौन सा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुआ था। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं विजयनगर अंपायर को जो था इसका कैपिटल कहाँ था। विजयनगर अंपायर का जो था कैपिटल ये हम्पी में था। हम्पी अभी कहाँ है फ्रेंड्स, ये भी कर्नाटक में ही है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लें विजयनगर अंपायर के बाद जो है कौन सा आया किंगडम, उसके बाद आया मराठा किंगडम। मराठा किंगडम में कौन था, तो ये थे वीर शिवाजी। और विजयनगर अंपायर से पहले कौन था शासन में, इससे पहले था फ्रेंड्स आपको चोला डायनेस्टी। मतलब चोला डायनेस्टी आया, उसके बाद विजयनगर अंपायर आया, उसके बाद मराठा किंगडम आया, मतलब शिवाजी का आया। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रूलर प्रेडेसेसर्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा राइट है। दिल्ली सल्तनत जब भी आए फ्रेंड्स आपको दो ट्रिक याद रखना है। पहला ट्रिक ये है कि आपको रखना है याद सख्त सा लुंडा, मतलब SKTSA ये हुआ, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सख्त सा लोंडा। तो S स्टैंड्स फॉर स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया एंड K स्टैंड्स फॉर खिलजी डायनेस्टी। T स्टैंड्स फॉर तुगलक डायनेस्टी।
एंड SA स्टैंड्स फॉर सैयद डायनेस्टी। ये हुआ सैयद के लिए। एंड लोंडा स्टैंड्स फॉर लोधी डायनेस्टी। ओके, अब हमने सारा डायनेस्टी देख लिया। कितना डायनेस्टी थे? तो टोटल 5 डायनेस्टी थे। स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और इसका फर्स्ट रूलर को याद रखने का भी ट्रिक है फ्रेंड्स। वो ट्रिक है, आपको ये याद रखना है, कुत्ता जल गया खिजलू। कुत्ता जल गया खिजलू। अब फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले देखा कि कौन सा डायनेस्टी था? स्लेब डायनेस्टी था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुत्ता स्टैंड्स फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? जल। जल स्टैंड्स फॉर जलालुद्दीन, जो कि कौन थे? खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। खिलजी। उसके बाद गया। गया स्टैंड फॉर गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारा खीज। खीज स्टैंड्स फॉर खिजर खान। इसको फ्रेंड्स। एंड लो। लो स्टैंड्स फॉर बहलोल लोदी। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं? यहाँ पहुँचे हैं, मतलब खिजर खान। खिजर खान जो है कौन सा डायनेस्टी के ये फाउंडर थे? ये थे सैयद डायनेस्टी के। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। और लास्ट में हमारा है लो। लो स्टैंड्स फॉर लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो हमने देख लिया सबसे लास्ट कौन सा डायनेस्टी था? लोधी डायनेस्टी था। सबसे पहला कौन था? स्लेव डायनेस्टी था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा जो है, मतलब ये फादर है, ये उसका बेटा है, या फिर नेक्स्ट रूलर है, तो कौन सा जो है राइट है? तो ये जो है फ्रेंड्स, राइट जो है वो जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, जो कि सन इन लॉ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज। बाय।